हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीरज और स्वागत है आपका ITI ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज की यह वीडियो ITI के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम ITI के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा में आएंगे ही। स्टूडेंट, यह क्वेश्चन का PDF अगर आपको चाहिए है तो आप अपना नंबर कमेंट में कर देना और अपना मोबाइल नंबर वहाँ पर लिख देना, और आप जिस भी राज्य से हैं वह भी आप लिख देना। दोस्तों, जिस भी ट्रेड का आपको PDF चाहिए वह आप लिखकर कमेंट कर देना। हम आपको कमेंट में ही सारे PDF का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको PDF डाउनलोड करना नहीं आता है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी डायरेक्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट, हम आपके लिए ITI के एग्ज़ाम से संबंधित सभी छोटी बड़ी अपडेट लाते रहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। दोस्तों, कुछ इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले आपके यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है और वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसी तरीके से आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन लिखा आएगा और आपके लिए 4 ऑप्शन वहाँ पर दिए गए होंगे। तो हमारा आंसर जानने से पहले आप अपना आंसर ज़रूर कमेंट कर देना। जैसे इस भी क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा वह आप कमेंट में लिख देना, उसके बाद हमारा आंसर देखना, तो आपको भी पता चल जाएगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। इस पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, वह व्यक्ति जो किसी व्यवसाय या बिजनेस को शुरू करता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन में दिया गया है एम्प्लॉयर, बी ऑप्शन है मर्चेंट, सी ऑप्शन में दिया गया है बिजनेसमैन और डी ऑप्शन में दिया गया है उद्यमी, जैसे हम इंग्लिश में एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं। दोस्तों, इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। देख सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन जो कि हमने आपको यहाँ पर PDF लिए हैं, इसी तरीके के ऑप्शन भी आपको वहाँ पर लिख कर आएंगे। जैसे कि यहाँ पर डी ऑप्शन में दिया गया है उद्यमी, तो जो भी व्यक्ति व्यवसाय या बिजनेस को शुरू करता है उसे हम उद्यमी बोलते हैं, या इंग्लिश में से एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक अच्छे रिज्यूम की क्या विशेषता है। ये ऑप्शन है आकर्षक रंगों तथा फॉन्ट का प्रयोग, तो यह तो हमारे रिज्यूम की विशेषता नहीं होगी। और बी ऑप्शन है छोटा और सही होना चाहिए, तो यही हमारा जो रिज्यूम है उसकी विशेषता होगी। हमारा जो भी रिज्यूम होगा वह बहुत ही छोटा होना चाहिए और बहुत ही सही होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और आगे जो ऑप्शन दिए गए थे अधिक कॉलम होने चाहिए, तो यह भी नहीं होगा। और डी ऑप्शन में दिया है लंबा और विस्तृत होना चाहिए, जो कि बहुत ही गलत ऑप्शन है। तीसरा क्वेश्चन है, हमें संचार के समय क्या करना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों खाली स्थान दिया गया है। इस तरीके से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा और खाली स्थान में जो भी वर्ड आएगा, जो भी ऑप्शन में आएगा वह आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि संचार के समय क्या करना चाहिए। तो जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं उसे संचार बोलते हैं या कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो उसके लिए हम किसी से भी बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि ध्यानपूर्वक हम स्पीकर को सुनें। जो भी व्यक्ति हमसे बात कर रहा है, जैसे यह वीडियो चल रही है, तो इसे भी आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, तभी ये आपका यह संचार अच्छा माना जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ध्यानपूर्वक स्पीकर को सुनना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, GUI का मतलब क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको GUI का फुल फॉर्म पूछा गया है, जो कि आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से और भी इम्पोर्टेंट जो फुल फॉर्म है उसकी वीडियो हम आपको बनाकर दे देंगे। तो जितने भी फुल फॉर्म होते हैं वह सारे के सारे एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे, तो आपको अलग अलग वीडियो में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आपसे GUI का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका हम आपको आंसर बताते हैं। ए ऑप्शन में ही दिया गया है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। दोस्तों, स्पेलिंग आप अच्छे से मैच कर लेना, क्योंकि और दूसरे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से इसी तरीके से लिखा होगा और वहाँ पर कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक की गई होगी। तो आप इसे अच्छे से देख लेना। इसका आंसर सही हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। यही GUI का फुल फॉर्म होता है। पांचवा क्वेश्चन है, आप किसी ATM से 500 रुपये निकालते हैं। ATM मशीन आपको 5000 रुपये दे देती है। निम्न में से नैतिक दृष्टिकोण से क्या सही है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, धन ले लें, बी ऑप्शन दिया गया है धन किसी गरीब को दे दें, सी ऑप्शन दिया गया है शिकायत करें, डी ऑप्शन दिया गया है धन ATM के पास छोड़ दें। दोस्तों, यहाँ पर जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, तो अलग अलग व्यक्ति की राय से यह अलग अलग ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन जो आपको यहाँ से पूछा गया है कि नैतिक दृष्टिकोण से क्या सही है, तो सबसे सही तो यही होगा कि आप इसकी शिकायत करें। अगर आपको 500 रुपये की जगह 5000 रुपये मिलते हैं तो आपको नैतिक दृष्टिकोण से उसकी शिकायत करनी चाहिए, ताकि इस समस्या को सॉल्व कर सकें। छठवां क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए। जापानी शब्द काइजिन का अर्थ क्या है। दोस्तों, जापानी शब्द होता है काइजिन, उसका अर्थ आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन दिया गया है गुणवत्ता बनाए रखना, स्वयं अनुशासन, क्वालिटी मैनेजमेंट, निरंतर सुधार। तो काइजिन का जो अर्थ होता है वह होता है निरंतर सुधार। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योरशिप को और क्या कहते हैं।
जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप होता है उसे आप क्या कहते हैं, उसे हम स्वरोजगार भी कह सकते हैं, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। इसे हम इन्वेस्टर भी नहीं बोलेंगे, एम्प्लॉयर भी नहीं बोलेंगे, और डी ऑप्शन में दिएगा यह सभी। तो इसमें से जो सी ऑप्शन सही है केवल वही माना जाएगा। स्वरोजगार मतलब होता है एंटरप्रेन्योरशिप, तो 7वें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, साइकोलॉजी शब्द में खामोश वर्ण कौन सा है। दोस्तों इस तरीके से आपको इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर कुछ भी आपको वर्ड लिखा होगा, तो वहाँ से आपको पूछा जाएगा कि साइलेंट कौन सा यहाँ पर वर्ड है, तो आपको बताना होगा। जैसे यहाँ पर साइकोलॉजी लिखा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो पहले पी दिया गया है, तो पी को हम साइलेंट कर देते हैं, और बाकी जो SYCHOLOGY यह लिखा है इसे हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पी आंसर इसका होगा। 9वां क्वेश्चन है जो कि आपको कंप्यूटर से संबंधित है। यहाँ से भी आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। हमारा क्वेश्चन है, अंतिम प्रिंट आउट लेने से पहले प्रिंट आउट में कैसा प्रतीत होता है। यह देखने के लिए आप वर्कशीट के किसको देख सकते हैं। यहाँ पर खालिस्तान जो दिया गया है वहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा वह आपको बताना है। दोस्तों जब भी हमारे लिए प्रिंट आउट लेना होता है तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंट प्रीव्यू, मतलब जैसा भी हमारा प्रिंट आउट लिखने वाला है उसे हमें पहले ही दिख जाता है, तो उसके लिए हमें प्रिंट प्रीव्यू करना होता है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, शब्द ब्लेंड का समानार्थी क्या है। तो यहाँ पर आपको इसका समानार्थी मतलब सिनोनिम्स पूछा गया है, तो ब्लेंड का जो सिनोनिम्स होता है वह होता है मिक्स, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा 11वां क्वेश्चन है, NSIC का मुख्यालय कहाँ पर है। तो दोस्तों जो NSIC होता है इसका मतलब होता है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, तो इसका मुख्यालय आपसे पूछा गया है। दोस्तों इस तरीके से अगर आपको मुख्यालय की क्वेश्चन आए तो आपको दिल्ली इसका ऑप्शन करना होगा, क्योंकि अगर आपको पता है तो आप सही आंसर उसका लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मुख्यालय है वह हमारे भारत की दिल्ली में ही है, तो इसका आंसर भी आप दिल्ली लगा सकते हैं, जो कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि NSIC का जो मुख्यालय है वह दिल्ली में है। इसके अलावा आपसे अगर किसी दूसरा का भी पूछा जाता है, अगर आपको नहीं पता है तो उसका भी आंसर आप दिल्ली लगाएंगे तो शायद वह भी आपका आंसर सही माना जाएगा। स्टूडेंट 12वां क्वेश्चन है, EPF और MP अधिनियम किस वर्ष में स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर आपको EPF और MP अधिनियम के बारे में बताना है कि यह किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो EPF का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, और जो MP होता है उसका फुल फॉर्म होता है मिसलेनियस प्रोविडेंट फंड। तो यह जो है हमारा 1952 में स्थापित किया गया था, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ष 1952 में EPF और MP अधिनियम स्थापित किए गए थे। 13वां क्वेश्चन है, ABC प्राथमिक उपचार में ABC का क्या मतलब है। दोस्तों हमारा जो फर्स्ट एड होता है उसमें हम ABC जो प्रक्रिया अपनाते हैं, तो उसका आपको बताना है कि ABC में इनका मतलब क्या होता है। तो A का मतलब होता है एयरवे, B का मतलब होता है ब्रीथिंग, और C का मतलब होता है सर्कुलेशन। तो यहाँ पर आपको ए ऑप्शन में ही दिया गया है एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। तो 13वां जो क्वेश्चन है इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यह आपको अच्छे से देख लेना, इसी तरीके के आपको फर्स्ट एड से संबंधित और भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 14वां क्वेश्चन है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आपको यह ज़रूर से पता होना चाहिए। अप्रेंटिसशिप एक्ट भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया था। दोस्तों ITI के बाद आप अप्रेंटिसशिप करते हैं, जो कि 1 साल का कोर्स होता है, वहाँ पर आपको कुछ सैलरी भी दी जाती है। तो अप्रेंटिसशिप एक्ट भारत सरकार द्वारा 1961 में लागू किया गया था, जो कि आपको सी ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। अप्रेंटिसशिप एक्ट भारत सरकार द्वारा 1961 में लागू किया गया था, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा 3R का भाग नहीं है। यहाँ पर जो भी 3R का भाग नहीं है वह आपको बताना है। तो 3R में जो 3 R होते हैं, R शब्द से शुरू होने वाले 3 शब्द यहाँ पर लिए जाते हैं। तो R से पहले R से होता है रिड्यूज, दूसरे R से होता है रिसाइकिल, और तीसरे से होता है रीयूज। तो यहाँ पर आपको डी ऑप्शन में ही दिया गया है, जो कि इससे अलग होता है रीजनरेट। यह हमारे 3R में नहीं आता है, तो हम 15वें जो क्वेश्चन है इसका डी ऑप्शन सही कर देंगे। 16वां क्वेश्चन है, अगर आपको किसी कंपनी में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे। इसका जो आंसर है वह ए ऑप्शन सही होगा, इंटरव्यू में उपस्थित होंगे। मतलब अगर आपको किसी भी कंपनी से साक्षात्कार के लिए फ़ोन आता है तो सबसे पहले आप इंटरव्यू में उपस्थित होंगे, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा साइबर अपराध है। यहाँ पर आपको साइबर क्राइम के बारे में बताना है कि कौन सा यहाँ पर दिया गया है जो कि साइबर क्राइम है। तो ईमेल भेजना तो कोई भी साइबर क्राइम नहीं है, ऑनलाइन ख़रीदारी भी नहीं है, ऑनलाइन उत्क्रीड़ा यह हमारा बहुत ही भिन्न ऑप्शन दिया गया है, जो कि बहुत ही शुद्ध हिंदी में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों यह जो क्वेश्चन है इसी तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया था, तो हमने जैसे कि तैसा यहाँ पर ऑप्शन भी ले लिया है।
ताकि आपको इसी तरीके का अगर आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम में देखने को मिले तो आप इसका आंसर सही से कर सकें। तो सी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा देखने के लिए, साइबर अपराध जो होता है ऑनलाइन उत्क्रीड़ा करना, इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, ऑनलाइन बैंकिंग के प्रयोग से आप क्या कर सकते हैं। तो ऑनलाइन बैंकिंग से हम किसी भी व्यक्ति को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑनलाइन बैंकिंग से हम पासबुक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, डेबिट बिल का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं और क्रेडिट बिल का भी नहीं कर सकते हैं, केवल हम पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो कि इसके बी ऑप्शन में दिया गया है। 19वां मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपको पूछा गया है SWOT मतलब शॉर्ट में एस का क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर जो भी 4 वर्ड यहाँ पर दिए गए हैं, किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए हमें इन 4 शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। तो इन चारों शब्दों का हम आपको फुल फॉर्म बता देते हैं कि एस का मतलब क्या होता है, W का क्या होता है, O का क्या होता है, T का क्या होता है। इनमें से किसी ना किसी एक का आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो एस का यहाँ पर आपको पूछा गया, तो सबसे पहले इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और W का मतलब होता है वीकनेस, O का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी और T का मतलब होता है थ्रेट्स। तो यह चारों आपको अच्छे से ध्यान से देख लेना है। तो हमारा जो 19वां क्वेश्चन था, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, GDP का पूरा नाम क्या है। यहाँ पर आपको GDP का फुल फॉर्म पूछा गया है। दोस्तों GDP का जो पूरा फुल फॉर्म होता है वह होता है, G से होता है ग्रॉस, D से होता है डोमेस्टिक, P से होता है प्रोडक्ट। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसे हम हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। तो ऐसे आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि GDP का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको इसका सही आंसर करना होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि यहाँ पर हमारे लिए ए ऑप्शन में दिया गया है। तो 20वें क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो देखने के बाद हम आपकी पूरी गारंटी ले सकते हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन पेपर में आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता है। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। दोस्तों एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपको 6-7 चैप्टर होते हैं, जिनमें से आपको इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज और स्वजागरूकता, एम्प्लॉयमेंट, इस तरीके के और भी 4-5 चैप्टर होते हैं जो कि आपको पढ़ना होता है। उसके लिए आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम केवल आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 3-4 क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। तो हम इन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वजागरूकता का बोध खाली स्थान से होता है। ऑप्शन ए है हृदय, बी है व्यक्तित्व, सी है मनुष्य और डी ऑप्शन में है समाज। दोस्तों हमारा आंसर जानने से पहले आप अपना उत्तर ज़रूर कमेंट में करें, ताकि आपको भी पता चल सके कि आप कितने आंसर सही कर पाते हैं। तो हम जानते हैं मनुष्य के व्यक्तित्व से उसकी स्वजागरूकता का बोध करा जा सकता है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, उच्चारण से आप क्या समझते हैं। कथन की अभिव्यक्ति, कैरेक्टर को बोलने का तरीका, शब्दावली को बोलने का तरीका या सुनना। तो हम जानते हैं जब हम कथन की अभिव्यक्ति करते हैं तो उसे उच्चारण बोला जाता है, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, आपको अपने साक्षात्कार के लिए कब आने की योजना बनानी चाहिए। साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू। जब आपका इंटरव्यू होता है तो आपको कम से कम 30 मिनट पहले आने की योजना बनानी चाहिए, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, इतने ही सरल क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। दोस्तों अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिख देना कि आप इनमें से कितने आंसर सही कर पाए हैं। चौथा क्वेश्चन है जो कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज से पूछा गया है, सनराइज इन द ईस्ट, इसमें कौन सा टेंस है। दोस्तों जितने भी टेंस होते हैं वहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है, तो आप टेंस को ज़रूर से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं राइज में यहाँ पर ES लिखा है, तो हम जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस या ES लगा होता है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। तो इसका आंसर तो आपको पता ही होना चाहिए कि CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। दोस्तों एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन में CPU का फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछा गया है, जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान से याद कर लेना। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नॉन वर्बल संचरण का प्रकार है। यह क्वेश्चन आपको कम्युनिकेशन स्किल से लिया गया है। यहाँ से भी आपको 2-3 क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे। तो इसका आंसर हम आपको बताते हैं, ए ऑप्शन सही है, क्योंकि जो शारीरिक हाव भाव होते हैं, जैसे हम इशारे से कुछ भी बोलते हैं,
तो यह नॉन वर्बल संचरण के अंतर्गत आता है, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, सभी से प्रार्थना है कि समय पर पहुँचें। इस वाक्य का सही अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। सभी से प्रार्थना है कि समय पर पहुँचें, तो इसको हम जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसके लिए डी ऑप्शन सही होगा, ऑल आर रिक्वेस्टेड टू रीच इन टाइम। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, संदेश वह संकेतक है जो खालिस्तान कार्य करता है। दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे अलग से लग रहे होंगे क्योंकि अभी तक आपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की पढ़ाई नहीं की है, तो आप वीडियो को बीच में ना छोड़ें क्योंकि आगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हम देखते हैं, ग्राही के लिए प्रेरक की तरह संदेश कार्य करता है, मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, MS वर्ड में कॉपी कमांड की शॉर्टकट की है। दोस्तों ITI के एग्ज़ाम में शॉर्टकट की से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, तो जितने भी शॉर्टकट की आप याद कर सकते हैं ज़रूर कर लेना। इसका आंसर है बी, क्योंकि Ctrl+C से हम कॉपी कर सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण है? जितने भी इनपुट और आउटपुट उपकरण हैं आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कंप्यूटर का आउटपुट यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंटर होता है, तो यह आपका आउटपुट उपकरण हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, बैंकिंग प्रक्रिया में कौन सा दस्तावेज पहचान पत्र के रूप में मान्य नहीं है? यहाँ पर आप ऑप्शन में क्लियर देख सकते हैं, पासपोर्ट फ़ोटो यह आपको पहचान पत्र के रूप में मान्य नहीं होगी, जबकि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर ID यह सब आपके पहचान पत्र के रूप में मान्य हो जाएंगे। 12वां क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर नेटवर्क जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा में फैला होता है क्या कहलाता है? यहाँ पर आपको लैन और वैन यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो इनका फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क और WAN का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर है बी, वाइड एरिया नेटवर्क। 13वां क्वेश्चन है जो कि आपको पर्यावरण से संबंधित पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है? डी ऑप्शन में लिखा हुआ है पवन ऊर्जा, यह आपका नवीनीकरण स्रोत है। 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुड बाय कहने से संबंधित है? जब भी हम किसी से सी यू सून बोलते हैं तो उसके साथ में गुड बाय भी बोल सकते हैं, लेकिन हम गुड मॉर्निंग के साथ या वेरी गुड या हाउ आर यू के साथ में गुड बाय कभी भी नहीं बोलते हैं, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, बोलने में क्या चीज़ बाधक है? दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसको तो आप ज़रूर याद कर लेना। बोलने में क्या चीज़ बाधक है? तो घबराहट इसका आंसर हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन। 16वां क्वेश्चन है, इनमें से उद्यमी का कार्य क्या है? वितरण व्यवस्था तैयार करना, पूंजी की व्यवस्था करना, उपक्रम का प्रबंध। अगर आप एक उद्यमी हैं तो यह सभी कार्य आपको करने होंगे, मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अच्छा संप्रेषण है? आप खुद भी सोच सकते हैं, अगर संदेश स्पष्ट और सीधा है तो इसे हम अच्छा संप्रेषण बोलेंगे, मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सर्च इंजन है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, अगर आपको इनका आंसर पता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिख देना। तो गूगल आपका सर्च इंजन होता है, मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी होता है? बी ऑप्शन में देख सकते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी होता है। यहाँ पर कभी कभी आपको ऑप्शन में CO2 भी लिखा मिल जाएगा, तो इसे भी आप याद कर लेना कि CO2 को ही कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है। 20वां क्वेश्चन है, साक्षात्कार शिष्टाचार के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या डू की श्रेणी में आता है? मतलब जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको क्या करना है वहाँ पर? तो सी ऑप्शन में आप देख सकते हैं, शांत स्वभाव आपका होना चाहिए, तो यह आपको साक्षात्कार के शिष्टाचार के अंतर्गत आएगा, मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, इंटरनेट पर किया गया कोई अवैध कार्य क्या कहलाता है? इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, साइबर क्राइम, मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन जो कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया है, ही हैज़ गोट खालिस्तान मनी। तो यहाँ पर आपको खालिस्तान की जगह क्या आएगा यह भरना है, तो मनी के साथ में आपको मच लगा सकते हैं, मतलब डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ही हैज़ गोट मच मनी, मतलब उसे बहुत सारा पैसा मिला। 23वां मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमेशा आपको पूछा जाएगा, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसी के साथ में आपको रोम का भी फुल फॉर्म याद कर लेना है,
जो कि होता है रीड ओनली मेमोरी, डी ऑप्शन में जो लिखा हुआ है। ठीक है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, मतलब डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 25वां जो कि लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सरल है, क्लॉक में कौन सा स्वर है। यहाँ पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में जो स्वर और व्यंजन होते हैं, मतलब वोवल्स यहाँ पर बताना है। तो क्लॉक में आप देख सकते हैं ओ जो लेटर लिखा हुआ है वह आपका स्वर है, मतलब वोवल्स है, इसीलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने सभी दोस्तों में से शेयर ज़रूर कर देना, ताकि हमारी मेहनत भी सफल हो सके और उन तक भी यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहुंच सकें, ताकि वह भी अपने एग्ज़ाम में पास हो सकें। पहला क्वेश्चन है किस कम्युनिकेशन मतलब संप्रेषण में स्थिरता अधिक होती है। ए ऑप्शन है मौखिक, बी ऑप्शन है शारीरिक, सी ऑप्शन है लिखित और डी ऑप्शन है किसी में भी नहीं। स्टूडेंट आप सभी जानते होंगे कि लिखित कम्युनिकेशन में स्थिरता अधिक होती है, मतलब हम कोई भी लिखकर अगर बातचीत करते हैं तो उसमें ज़्यादा स्थिरता होती है, मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है इनमें से क्रम सूचक संख्या कौन सी है। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 20, सी ऑप्शन है 12, डी ऑप्शन है 7वां। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा जो 7वां लिखा हुआ है उसमें क्रम सूचक संख्या बताई गई है, मतलब इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। चलिए हम अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हाथ की सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है। तो आप सभी जानते होंगे कि हाथ की सुरक्षा ग्लव्स से की जाती है, मतलब दस्ताने, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों पहली वीडियो में हमने आपको रैम का फुल फॉर्म बताया था, जो कि आपको याद हो गया होगा, और यहाँ पर रोम का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ए ऑप्शन में आप देख सकते हैं जो लिखा हुआ है रीड ओनली मेमोरी, यही रोम का फुल फॉर्म होता है, मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कंप्यूटर बूट होने के बाद प्रथम स्क्रीन क्या कहलाती है। जब कंप्यूटर बूट होता है तो उसके बाद जो पहली स्क्रीन आती है उसे डेस्कटॉप बोलते हैं, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और यूज़र के मध्य खाली स्थान का कार्य करता है। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो सबसे पहले आप कमेंट में लिखें, उसके बाद आप हमारा आंसर देखें, ताकि आपको भी पता चल सके कि आपकी कितनी तैयारी है। तो यहाँ पर हम इसका आंसर देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और यूज़र के मध्य इंटरफेस का कार्य करता है, मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है जो कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज से लिया गया है, गेट मी सम वाटर उदाहरण है। तो यहाँ पर आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाम से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है गेट मी सम वाटर, तो वाटर को काउंट नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसका आंसर बी सही हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन। आठवां क्वेश्चन है 5S पद्धति के उपयोग से लंबे समय तक का क्या लाभ होता है। दोस्तों ITI के एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन 5S पद्धति से पूछ लिए जाते हैं, जो कि जापान की बहुत ही अच्छी पद्धति है। इसके बारे में हमने प्रॉपर एक वीडियो बना दी है, जिसमें आपको 5S पद्धति के बारे में अच्छे से समझाया गया है, तो सबसे पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो 5S पद्धति के द्वारा सुरक्षा में बढ़ोतरी होती है, उत्पादन भी बढ़ता है और कार्य क्षमता भी अच्छी होती है, मतलब इसका आंसर डी सही हो जाएगा, यह सभी। 9वां क्वेश्चन है संचार हेतु सामंजस्य जरूरी है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन लिखा गया है संप्रेषक और संग्राहक के बीच। दोस्तों संप्रेषक मतलब होता है संदेश भेजने वाला और संग्राहक का मतलब होता है संदेश ग्रहण करने वाला। तो इन दोनों के मध्य सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है, मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है आत्मबल और अभिप्रेरणा के अभाव में क्या संभव नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर हमारे अंदर आत्मबल और अभिप्रेरणा नहीं होगी तो कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वां इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है GUI का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। 12वां क्वेश्चन है 8 बिट्स में कितने बाइट होते हैं। दोस्तों इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो आपको यह दोनों क्वेश्चन याद होने चाहिए। दोस्तों 8 बिट्स मिलकर 1 बाइट बनता है, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसके बाद अगर पूछा जाए 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो 8 बिट्स होते हैं, तो उसका आंसर 8 बिट्स हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है आप कहीं विजिट करने जाते हैं तो किसका उपयोग फ़ोटो कैप्चर करने के लिए किया जाता है। दोस्तों यह क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
जब हम कहीं पर भी विजिट करते हैं तो उसके लिए डिजिटल कैमरा का उपयोग हम फ़ोटो कैप्चर करने के लिए करते हैं, मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, किसका उपयोग कंप्यूटर में गेमिंग के लिए किया जाता है? तो जॉयस्टिक एक यंत्र होता है, उसका उपयोग हम कंप्यूटर में गेमिंग के लिए करते हैं, मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पैसिव वॉइस है? पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस, यहाँ से आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है, तो आप इसे अच्छे से ज़रूर पढ़ लेना। तो यहाँ पर हमसे पैसिव वॉइस पूछा गया है, तो जिस भी सेंटेंस में लास्ट में बाय लगा होता है तो वह पैसिव वॉइस होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डी ऑप्शन में लिखा हुआ है, हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाय अस, मतलब इसका आंसर डी सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, सफलता प्राप्त करने के लिए क्या ज़रूरी है? तो सफलता प्राप्त करने के लिए संचार कौशल का विकास ज़रूरी है, मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य सही है? तो आपको ये सेंटेंस पढ़ने होंगे और यहाँ पर जो भी आपको वाक्य सही लगेगा वह आपको टिक करना होगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं, इफ़ मोहन वर्क हार्ड ही वुड सक्सेस, मतलब ये ऑप्शन ही यहाँ पर सही लग रहा है, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में शामिल है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर कंप्यूटर बनता है, तो इसीलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर शामिल है। 19वां मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 2-3 बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एटीएम का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन में टोन ऑफ वॉइस कितने प्रतिशत होता है? तो इसका आंसर आपको लगाने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन आपको इसका आंसर याद कर लेना है कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन में टोन ऑफ वॉइस 38% होता है, मतलब 38% वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, प्रेरणा खाली स्थान में विभाजित होती है। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन दिया गया है, अच्छा और बुरा, तो प्रेरणा अच्छा और बुरा में विभाजित होती है। 22वां क्वेश्चन है, आउटपुट उपकरणों का क्या कार्य होता है? आउटपुट उपकरणों का कार्य होता है कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणामों को उपलब्ध कराना, मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों को भावपूर्ण वाक्य में व्यवस्थित करिए। दोस्तों, जब मेरा ITI का एग्ज़ाम हुआ था तो वहाँ पर इस तरीके के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि बहुत ही आसान होते हैं। ऊपर यहाँ पर जो आपको शब्द दिए गए होते हैं, इन्हीं वर्डों को मिलाकर आपको एक भावपूर्ण सेंटेंस बनाना होता है। तो यहाँ पर आपको लिखा गया है टीचर, स्कूल, वर्क, सी, आ, एज। तो इनसे मिलकर जो भावपूर्ण सेंटेंस बनेगा वह होगा सी वर्कड एज आ स्कूल टीचर, मतलब इसका आंसर ए सही हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है, ओजोन लेयर किससे बनी होती है? तो ओजोन परत जो होती है वह ऑक्सीजन के 3 अणुओं से बनी होती है और इसका फार्मूला होता है O3, यहाँ पर लिखा भी है, मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दुर्घटना खाली स्थान है। दोस्तों, जो दुर्घटना होती है वह अनापेक्षिक होती है, मतलब इसकी कल्पना नहीं की जाती है, वह अपने आप ही घटित हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इन क्वेश्चन का PDF चाहिए है तो आप कमेंट में ज़रूर लिख देना, हम आपको वहाँ पर इसका PDF दे देंगे। और इसके अलावा आप हमारे WhatsApp नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, हम आपको WhatsApp पर भी इसका PDF प्रोवाइड करा देंगे और आपको WhatsApp ग्रुप से भी जोड़ देंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर देना। और ITI से संबंधित सभी छोटी बड़ी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल ITI ट्रिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।